नमस्कार दोस्तों। 7 अगस्त आज की तारीख है। 7 अगस्त 2021 शनिवार का दिन। साइंस का डिस्कशन हम डेली 30 में आज करते हैं। आज के करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ इसको देखेंगे। ये लाजवाब प्रश्न होते हैं, इनको आप तैयार करेंगे तो कोई बट लेकिन नहीं है कि आपको प्रश्न मिलेंगे और आप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। अगर आप इस प्रश्न पत्र का डेली चाहते हैं कि आप इसका टेस्ट दें, आप चाहते हैं कि आप वीकली टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, आपको पीडीएफ चाहिए, तो 109 का एक सब्सक्रिप्शन है आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर, उसको आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे इसको प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 महीने फॉलो करने के बाद में ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं होगा जहां से आपको प्रश्न आए और आप ना कर पाए, जहां से आपको प्रश्न मिले और आप ना कर पाए, क्योंकि सब हम कवर कर रहे हैं। लगातार हर दिन एक टॉपिक कवर कर रहे हैं या उसका कुछ हिस्सा कवर कर रहे हैं। रॉकेट में उपयोग किए जाने वाले ईंधन को नोदक कहते हैं। नोदक प्रोपेलेंट। और नोदक ऑक्सीडाइजर के संयोग से नहीं बनता है। ऑक्सीडाइजर के संयोग से नहीं बनता है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, नोदक कहते हैं और नोदक ऑक्सीडाइजर के संयोग से ही बनता है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ऑक्सीडाइजर का जब संयोग होता है तो उसी से नोदक बनता है। जैसे तरलीय ऑक्सीजन, तरलीय फ्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है? नोदक है ना। और ये नोदक ऑक्सीडाइजर के संयोग से बनते हैं। संयोग का मतलब उनको ऐड करने से, उनको मिलाने से बनते हैं। अब यहाँ पे आप हमको ये मत सोचिएगा कि साइंस हम वो पढ़ेंगे, पूरी रॉकेट साइंस पढ़ डालेंगे। ऐसा अगर आप पढ़ेंगे तो पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला जो प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में मीथेन गैस का प्रतिशत क्या है? आज का जो टॉपिक है आप समझ रहे हैं, इसमें हम कुछ प्रश्न साबुन पे देखेंगे, कुछ प्रश्न ईंधन पे देखेंगे, कुछ प्रश्न हम और जैसे कुछ विस्फोटक पदार्थों पे देखेंगे। ये मिसलेनियस है। तो सीएनजी में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? मेथेन गैस कितनी पाई जाती है सीएनजी में? तो सीएनजी में 80 से 90%, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मेथेन गैस पाई जाती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये सब पाए जाते हैं। लेकिन जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी होती है, इसमें मीथेन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, 80 से 90%। और पर्यावरण मित्र के तौर पर इसको जाना जाता है। ये रंगीन, गंधहीन तथा हवा से हल्की होती है। ठीक है, और ये रंगीन होती है या रंगहीन होती है, क्या होगा? ये थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन हो रहा है। रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, कलरफुल होगा या कलरलेस होगा, ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। ये यहां पर ये गलत लिखा है, ये रंगहीन होगा, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, इस तरीके से होती है, तो इसको कलरलेस करिएगा। ये गलत, यहां गलत हुआ है तो ये ट्रांसलेशन में गलत हुआ है। तो कलरलेस, रंगहीन, कलरफुल नहीं, कलरलेस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, पेट्रोलियम एक गाढ़ा गहरे रंग का चिपचिपा और दुर्गंध युक्त पदार्थ है, जो कि आज के जीवन पद्धति के लिए आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है। देखिए, कोई चिपचिपा है या दुर्गंध युक्त है, हमारे काम का है तो सब बढ़िया है। मिल जाए तो अभी हम घर में पूरा भर लें, टैंकर भर के रख लें, है ना। कितना भी चिपचिपा हो, कितना भी दुर्गंध युक्त हो, कोई मतलब नहीं है। इंसान बड़ा स्वार्थी है। पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन द्वारा इसके विभिन्न अवयवों से अलग किया जाता है। पेट्रोलियम को सेपरेट कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। एफिशिएंट डिस्टिलेशन मेथड जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही है। प्रभाजी आसवन विधि से इसको अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें इसमें से निकाली जाती हैं। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सब ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पर इससे निकलते हैं प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। इसी से प्लास्टिक भी हमको प्राप्त होती है। जब पेट्रोलियम निकाला है तो उसी समय तो ये सब मिलते हैं। प्राकृतिक गैस गैसीय ईंधन है। क्या सही है ये बात? प्राकृतिक गैस गैसीय ईंधन है, कह सकते हैं आप। और तरल पेट्रोलियम गैस द्रव ईंधन है। तरल पेट्रोलियम गैस द्रव ईंधन है। बताइए, पहला तो इसमें बिल्कुल सही है, चौथे का पहला बिल्कुल सही है। दूसरे पे एलपीजी, एलपीजी क्या होता है? गैस होता है या फिर द्रव होता है? तो तरल पेट्रोलियम गैस होता है ना एलपीजी। तो ये जब गैस लगा हुआ है तो द्रव ईंधन नहीं है। अब उसमें होता ही है कि द्रव रूप में वो भरा होता है सिलेंडर में, तो कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? गैस है, एलपीजी, गैसीय ईंधन। जैसे प्राकृतिक गैस है,
तरल पेट्रोलियम गैस है, कोल गैस है, जल गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, बायोगैस है। हाँ, कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन मुझे भेजे हैं, उनमें कुछ कंफ्यूजन उनको है, तो मैं किसी दिन एक सेशन लेके उन क्वेश्चंस को सही कर दूंगा, मतलब कंफ्यूजन उसका दूर कर दूंगा। द्रवित हाइड्रोजन के ग्रुप में ही कर दूंगा। किस प्रकार का ईंधन है? द्रव ईंधन या तरल ईंधन, गैसीय ईंधन, ठोस ईंधन। अब द्रवित लगा हुआ है, अब यहाँ पे द्रवित हाइड्रोजन, तो द्रवित हाइड्रोजन द्रव है और तरल है, ये दोनों है। द्रव ईंधन या तरल ईंधन, लिक्विड फ्यूल, उसमें कैरोसिन भी आता है, पेट्रोल आता है। द्रव कहिए या तरल कहिए, एक ही बात है, एक ही बात है ना, दोनों हो जाएगा इसका, द्रव या तरल दोनों। अल्कोहल, द्रवित हाइड्रोजन, द्रव ईंधन, तरल ईंधन दोनों हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अंग्रेजी में लिक्विड फ्यूल होता है और इसमें द्रव और तरल दोनों कह देते हैं। अगला जो प्रश्न है, भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के ईंधन होते हैं। दो प्रकार के ईंधन भौतिक अवस्था के आधार पर होते हैं। और दूसरा दिया है कि चारकोल या काष्ठ कोयला या लकड़ी कोयला जिसे कहते हैं, ये ठोस ईंधन है। तो ठोस तो ये छूने में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई तरल लगता है, कोयले में उंगली डुबा सकते हैं या उड़ा सकते हैं उसको, ठोस ही है। तो दूसरा तो सही है, लेकिन भौतिक अवस्था के आधार पर ये दो प्रकार का नहीं होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और तरल, मतलब द्रव या तरल या गैसीय, और तीसरा गैसीय, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीन रूपों में मिलते हैं। अलग अलग उदाहरण आपको सब पता है। अगला जो प्रश्न है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल टीएनपी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो टीएनपी है इसको पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका पिक्रिक अम्ल है ना। ये फिनाल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करा के, रिएक्शन करा के इसको बनाया जाता है। फिनाल और नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लीजिए और फिनॉल ले लीजिए और उसकी अभिक्रिया करा दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए, तो ये मिलेगा आपको टीएनपी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ये हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है, विस्फोटक प्रवृत्ति का ये होता है, विस्फोट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगीन गैस है। और दूसरा है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट बनाने के काम आते हैं। अब डायनामाइट बनाने के काम तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन आता है, कई बार पूछा गया है ये कैसा? तो ये एक रंगहीन है, कलरलेस है, कलर्ड नहीं है, कलरलेस है। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, रंगीन है कि रंगहीन है, या इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन उसका क्या है, ऐसे ही बनाए जाते हैं प्रश्न। तो कीवर्ड जो प्रश्न वाले हैं उन पर ध्यान दिया कीजिए। डायनामाइट बनाने में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन काम में लाया जाता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो आजकल सोडियम नाइट्रेट का किया जा रहा है। आप लोग पड़ोसी पे बम या अपने किसी जिससे आप दुश्मनी रखते हैं इन सब का प्रयोग करके बना के दाग न दीजिएगा। इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन दागे, वहां पे क्वेश्चन करें, जिससे सिलेक्शन हो जाए, पता चले कि लैब पूरा जाके बना के अपना फिर डायनामाइट वाइट सब दगा के फिट कर दें, ऐसा नहीं। ठीक है, तो डायनामाइट जो है ये 1863 में अल्फ्रेड नोबल ने इसको खोजा था, आविष्कार किया था। और आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। आरडीएक्स को इटली में किस नाम से जाना जाता है? आरडीएक्स, आरडीएक्स को इटली में एक नाम दिया जाता है T4 का, इस नाम से जाना जाता है T4, T4 इसका नाम होता है आरडीएक्स का। और इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे कि पॉली ब्यूटाइन, एक्रिलिक अम्ल या पॉलीयूरेथेन, इसको मिला के प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव बनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना आप, T4। अगला जो प्रश्न है, आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है, क्या ये सही है? इतना बढ़िया नाम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, लास्ट में एक्सप्लोसिव लगा है ना, यही नाम है इसका। और आरडीएक्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में हैक्सोजन कहते हैं। आरडीएक्स का पूरा नाम तो यहाँ पे सही दिया है, लेकिन इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट कहते हैं। हैक्सोजन इसका नाम होता है जर्मनी में, इसको यूएसए में साइक्लोनाइट कहते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यूएसए में साइक्लोनाइट और जर्मनी में इसको हैक्सोजन के नाम से जाना जाता है। आरडीएक्स को डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव इसका पूरा नाम होता है। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटॉल्बीन, कहाँ लिखा है? ट्राई नाइट्रोटॉल्बीन, बी ऑप्शन में है, यही इसका पूरा नाम होता है। विस्फोटक पदार्थ है ये। और विस्फोटक पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? दहन से, अगर इनका दहन किया जाए तो दहन से अत्यधिक उष्मा और तीव्र ध्वनि जिसमें उत्पन्न हो
तो उनको विस्फोटक माना जाता है। टीएनटी भी इसमें शामिल किया जाता है, पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ टीएनटी होता है। ये टॉल्यूइन के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है और इसका सबसे अधिक उपयोग विस्फोटक के रूप में ही किया जाता है। ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन टीएनटी का पूरा फुल फॉर्म है। क्वार्ट्ज कांच को बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है, पहला स्टेटमेंट। और क्वार्ट्ज कांच का उपयोग प्रयोगशाला उपकरणों के बनाने में भी होता है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वार्ट्ज का उपयोग तो किया जाता है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने में, कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्वार्ट्ज कांच का जो नाम होता है इसको सिलिका कांच कहा जाता है। सिलिका, क्वार्ट्ज, याद करिए जब हमने भूगोल पढ़ाया था तो वो क्लास पढ़ी हुई है, देख सकते हैं उसको। तो भारत का भूगोल भी हम करने वाले हैं, तो पूरा भारत का भूगोल हम पहले उसमें कराएंगे, बाद में आपको क्लास दी जाएगी। सफलता में जिन लोगों ने एडमिशन लिया उनका पहला राइट बनता है, तो उसमें हम उसको कराएंगे। आप सोचेंगे नहीं पार्शियलिटी कर रहे हैं, देखिए पार्शियलिटी की बात नहीं है, जिन्होंने उसके लिए पे किया है तो उनका पहला राइट तो बनता ही है, क्योंकि वो उनके भरोसे हमारा संगठन चल रहा है, उनके भरोसे हम सारी चीजें कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि नहीं आप भी पैसे की बात कर रहे हैं। पैसे की बात ये है कि पैसे जरूरी होते हैं कुछ कामों के लिए। आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी को एक बार एक किताब खरीद के दे दिए, लेकिन हर बार अगर हर महीने उसको किताबें खरीद के देने हो, कोर्स देने हो, तो कितने लोगों का आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम महीने की 1 लाख है, 10 लोग ऐसे आपको मिल जाए तो वो 1 लाख खत्म हो जाएगा, घर से भी पापा वापा से लेके भी सब समाप्त हो जाएगा, कैसे हो पाएगा। तो कुछ संगठन चलाने के लिए, हाँ बस ठीक है, हम लाख रुपए आपसे नहीं मांगते हैं, कुछ 100 में कुछ 1000 में काम चलता है। तो जैसे जो लोग ऐसे सहयोग हमारा कर रहे हैं तो उनका राइट तो पहला है। तो दूसरा इसमें सही हो जाएगा, इसको सिलिका कांच के नाम से जाना जाता है, सिलिका कांच, ठीक है। और इसे सिलिका को पिघलाकर प्राप्त किया जाता है, परावैंगनी किरणें इसमें निकल जाती हैं और ये परावैंगनी लैंपों के बल्ब बनाने और रासायनिक अपक्रमों को रखने के लिए जो पात्र बनाए जाते हैं उनके भी काम आता है। और सिलिका को पिघला दिया जाता है तो इसमें से परावैंगनी किरणें निकल जाती हैं और इसका उपयोग प्रयोगशाला के जो उपकरण है, लेबोरेटरी के जो इक्विपमेंट है, उनको बनाने में भी किया जाता है। क्रुक्स कांच का उपयोग किसमें किया जाता है, क्रुक्स कांच। तो क्रुक्स कांच जो आप धूप के चश्मे पहनते हैं, है ना, वो सनग्लासेस जो आप पहनते हैं, तो धूप चश्मों के लेंस में इसका उपयोग किया जाता है, जो धूप चश्मे के लेंस होते हैं। तो क्रुक्स कांच ये सीरियम ऑक्साइड इसमें मिला होता है और इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। सीरियम ऑक्साइड मिला रहता है, हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो जो रिबन के अच्छे चश्मे हैं, ये 150 रुपये 70-20 रुपये वाले नहीं, जो अच्छे वाले चश्मे, सबके पास रिबन का चश्मा है लेकिन ओरिजिनल बहुत कम लोगों के पास है। और सोचिए कि आपको ओरिजिनल ही पहनना है, डुप्लीकेट पे मत जाइए, तो आप उसके लिए प्रयास करिए, है ना, प्रयास करिए। और डुप्लीकेसी बहुत अच्छी चीज नहीं है, जो भी करिए ठोस करिए, जिंदगी में अस्थाई करिए। तो बढ़िया लीजिए चश्मा, अच्छा चश्मा लीजिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो कर लीजिए। जिंदगी क्या है, जीने का नाम जिंदगी है ना। तो अब हमेशा डुप्लीकेट से काम चला के आप क्या करेंगे, ओरिजिनल का आप जज्बा रखिए। तो उसी में इसका प्रयोग किया जाता है, अच्छे वाले चश्मों में। बाकी ये जो 20 रुपए के मिलते हैं, 70 रुपए के मिलते हैं, उसमें नहीं है। फोटोक्रोमेटिक कांच तीव्र प्रकाश में क्या हो जाता है इसका, तो ये तीव्र प्रकाश में जब आप इसको लेके जाएंगे इंटेंस लाइट में, तो ये काला पड़ जाएगा, यही इसकी विशेषता होती है। फोटोक्रोमेटिक चश्मे जो होते हैं, धूप में जैसे आप जाएंगे तो वो काला पड़ जाएंगे, है ना, धूप से आपकी आंखों की रक्षा करेंगे। सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। यहाँ से एक नया प्रश्न बन सकता है, स्वतः काला हो जाते हैं और जैसे धूप से हटेंगे वह फिर से ये व्हाइट हो जाएंगे। लाल कांच बनाने में सोडियम लवण मिलाए जाते हैं और दूसरा है हरा कांच बनाने में फेरस लवण मिलाए जाते हैं। तो लाल कांच जो बनाया जाता है, लाल कांच बनाने में क्यूप्रिक के लवण और सिलीनियम मिलाए जाते हैं, सोडियम लवण नहीं, क्यूप्रिक के लवण, क्यूप्रिक लवण मिलाए जाते हैं। और हरा कांच बनाने में फेरस लवण बनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है ना। हरा को फेरस और नीला जो होता है उसमें क्यूप्रिक, तो ये दूसरा सही है। केवल 2 यहां पर सही हो जाएगा, केवल 2 यहां पर सही हो जाएगा, पहला यहां पर गलत हो जाएगा। तो ये जो है हरा व नीला कांच बनाने के लिए हरा को फेरस और नीला को क्यूप्रिक लवण, और ऐसे ही ये लाल कांच बनाने के लिए क्यूप्रिक लवण मिलाए जाते हैं और सिलीनियम इसमें मिलाया जाता है। ये ध्यान रखना आप, सिलीनियम और क्यूप्रिक। सीमेंट किस रसायन का मिश्रण होता है, सीमेंट।
सीमेंट जो बनाया जाता है, सीमेंट में कैल्शियम के एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट ये मिलाए जाते हैं, कैल्शियम के एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका या सैल के साथ जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने से जो पदार्थ हमको मिलता है वो कैल्शियम होता है। चूना पत्थर या खड़िया को लाल मिट्टी या सैल के साथ गर्म करते हैं, कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट का ये मिश्रण होता है जो सीमेंट होता है। जल जब मिलाते हैं इसमें तो ये कठोर पिंड बन जाता है और इसी विशिष्टता के कारण मकान को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और सीमेंट को बालू या पत्थर की मिट्टियों के साथ मिश्रित करते हैं तो कठोर पिंड उससे जो बनता है उसे कंक्रीट कहते हैं। और जब लोहे की छड़ें और गार्डर के ऊपर इसे जमाते हैं तो प्रबल, मतलब ये बहुत कठोर, बहुत ताकतवर हो जाता है। बिल्डिंग्स, अट्टालिकाएं देखिए कितनी बड़ी बड़ी रुकी रहती हैं, पुल का निर्माण किया जाता है। डिटर्जेंट में क्या होता है, तो डिटर्जेंट में हाइड्रोकार्बन्स की छोटी या लंबी कौन सी श्रृंखला होती है। पहले तो बात ये रखिए कि हाइड्रोकार्बन होता है कि नहीं, तो ये जान जाइए कि हाइड्रोकार्बन होता है और इसमें हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला इसमें होती है। और साबुन के मामले में देखा जाए तो ये मतलब ये जितने भी डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट साबुन है, बार है, तो डिटर्जेंट पाउडर है या बार है तो उसमें ये आपको मिलेगा। मुलायम साबुन कैसे बनाए जाते हैं, मुलायम साबुन जो आप नहाने में इस्तेमाल करते हैं वो मुलायम साबुन होते हैं, है ना, जिससे आपकी त्वचा जो है मुलायम मुलायम प्यारी प्यारी आपकी त्वचा, क्रीम पाउडर लगा के जिसको आप मेंटेन रखते हैं, खूब चमकाते हैं, बढ़िया से खूब रगड़ लेते हैं उसको, फेस वॉश से साफ करते हैं, मतलब बढ़िया चमका करे जिससे कोई देखे तो प्रभावित हो। तो ये जो त्वचा है ये सही बनी रहे तो कास्टिक पोटास का उपयोग किया जाता है मुलायम साबुन बनाने में, ठीक है ना। तो कास्टिक पोटास वो होता है और उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं ये वास्तव में, तो इससे मुलायम साबुन बनाया जाता है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, साबुन निम्न वसीय अम्लों का मिश्रण होता है। अभी मैंने आपको एक हिंट दिया है और साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, साबुनीकरण कहलाता है। और साबुन जो होता है वो निम्न वसीय अम्लों का नहीं, उच्च वसीय अम्लों का मिश्रण होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखिएगा। साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टियरिक, पॉमिटिक या ओलिक अम्ल जो होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम लवणों के साथ उनको मिला के इसको बनाया जाता है और साबुनीकरण इस क्रिया को कहते हैं। और वे साबुन को कास्टिक सोडा के उपयोग वे साबुन जो कास्टिक सोडा के उपयोग से बनाए जाते हैं जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं उनको कड़े साबुन कहा जाता है। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। ट्राइफेड की स्थापना 6 अगस्त 1887 को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में की गई, पहला ये स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास को, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ट्राइबल्स का, तो उनको बढ़ावा देना है, ये दूसरा है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 6 अगस्त को तो की गई लेकिन 1887 में नहीं की गई थी, 1987 में। इतना पुराना ट्राइफेड का, उस समय तो अंग्रेज इनके अधिकारों को छीन रहे थे, है ना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ट्राइफेड का फुल फॉर्म है। इसका 34वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह या जल माह शुरू किया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये अभी नया केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसने इसको शुरू किया है। जल माह या पानी माह इसको कह रहे हैं। हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाले प्रत्येक जिले के पहले ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए का इनाम इसके अंतर्गत घोषित किया गया है ना। और 11.75% ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन लद्दाख में अभी है और अगर ये अभियान ऐसे चलाया जाएगा तो धीरे धीरे सब तक पहुंच बनाई जा सकेगी। मंगदेचु जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? आपको बताना चाहता हूँ, ये करंट अफेयर अब अगर आप डेली में फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, करंट अफेयर सेक्शन में, वहां पर आपको ये डेली का डेली अपडेट मिल जाता है। कभी कभी लेट होता है, नहीं तो ये मिल जाता है। और करंट इकट्ठा पढ़ने के लिए न रखिए लेकिन स्टैंडर्ड रोज पढ़िए जिससे कि आपका तैयार होता रहे। मंगदेचु जल विद्युत जो परियोजना है, नाम से ही आप जान गए होंगे, ये जल विद्युत परियोजना बंगाल से संबंधित है। कहां से? बंगाल से? गलत है, बंगाल इसमें कर दिया भी नहीं, बांग्लादेश से नहीं है, भूटान से संबंधित है। भूटान की भारत की तरफ से मदद की जा रही है इस परियोजना में और ये मंगदेचु जल विद्युत परियोजना भारत के हेल्प से चल रही है।
तो उसको लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान द्वारा सम्मान दिया गया है, सम्मानित किया गया है, ब्रुनेल मेडल दिया गया है ना। और मांगदेच्छू परियोजना को क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इसकी सामाजिक और पर्यावरणीय साख बहुत अच्छी है। भूटान इन सब चीजों पे ध्यान भी बहुत देता है। 2.4 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी इससे आने वाली है। और भूटान और भारत ने सामूहिक रूप से भूटान की ये जो जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो पावर एनर्जी कैपेसिटी, इसको बढ़ाकर 12,000 मेगावाट करने का संकल्प किया है। जो ब्रुनेल मेडल है, यह ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की प्रमुख परियोजनाओं और संगठनों को दिया जाता है जो ऐसे मानकों पर खरी उतरती है। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज 7 अगस्त है, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है कि भारत में कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद लोगों के लिए रोजगार एवं आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है। ये भी बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिक नीड को पूरा करने वाला है ना, कोई नंगा नहीं रह सकता, सब लोग कपड़े पहनेंगे। तो कपड़े, ऐसे एजुकेशन का क्षेत्र है, एजुकेशन भले ना दे तब भी कपड़े पहनेंगे। ऐसे जो पूरा स्वास्थ्य का क्षेत्र है, ये कभी पीछे नहीं होने वाला है। 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, और यही पीएम हमारे मोदी जी। और चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 में कराया गया था, तो उसमें आंकड़ा आया था कि 31.4 लाख परिवार इससे संबंधित हैं, इन गतिविधियों से उनको रोजगार मिलता है। 6 अगस्त 2021 को आयोजित की गई G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ये जो अनुसंधान मंत्रियों की बैठक हुई है, इसकी मेजबानी इटली ने किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, 6 अगस्त को ये हुई है और ये इटली ने इसकी मेजबानी की है। G20 की ये बैठक है। G20 में कौन कौन से सदस्य हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया। भारत भी G20 का सदस्य है, ध्यान रखिएगा। और जापान, इटली, कोरिया गणराज्य, रूस, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ। एक यूरोपीय संघ भी है इसमें। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार है जब किसी महिला को निदेशक बनाया गया है। इसके पहले अभी देखिए, अभी भी इंडिया में फर्स्ट होता है जब महिला कहीं बैठती है। आप सोचिए महिलाओं को पहले कितना पीछे रखा गया था। तो इनका नाम है धृति बनर्जी, नाम बड़ा प्यारा है इनका, डॉक्टर धृति बनर्जी, इनको बनाया गया है इसका निदेशक। और ऐसा बनने वाली ये पहली महिला है। वैज्ञानिक है ये, जियोग्राफी, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक में ये रिसर्च कर रही थी। और 1916 में इसकी स्थापना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, कोलकाता में इसका मुख्यालय, 16 क्षेत्रीय इसके कार्यालय, कहाँ कहाँ है ये जानने की जरूरत नहीं है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की वित्त मंत्री ने पूर्व व्यापी कर को समाप्त करने, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव कर जो होता है, रेट्रोस्पेक्टिव कर यानी वो टैक्स को समाप्त करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। तो इसको समाप्त करने के लिए विधेयक कहां पर पेश किया गया है? तो ये भारत में किया गया। नाम से आपको लग रहा होगा कि जर्मनी वगैरह में किया गया होगा। तो ये क्या है? अभी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है संसद में। और इसमें जो विवादास्पद एक कर है पूर्वव्यापी कर, रेट्रोस्पेक्टिव कर या टैक्स, तो इसको समाप्त किया जाएगा। वोडाफोन और केर्न जैसी विदेशी निवेश के विश्वास को प्रभावित किया है इसने। और सरकार ने कंपनियों द्वारा मुकदमेबाजी में भुगतान की गई राशि को बिना किसी ब्याज के वापस करने का भी प्रस्ताव रखा है। यानी कि कहीं ना कहीं इन कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास इसके तहत किया जाएगा। पूर्वव्यापी कर जो पहले से कर है, तो ये इनको समाप्त करने की बात इसमें की गई है। हाल ही में किस द्वीपीय देश ने कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? सनस्क्रीन लगा के लोग वहां पे बैठते हैं, ब्लू है पानी पानी करते हैं, और वहां पे वो सनस्क्रीन जो है वो घुल जाता है समुद्र में, तो वहां पे कोरल को नुकसान हो रहा है। तो थाईलैंड ने इस पे क्या किया है? रोक लगा दिया है थाईलैंड ने। अब थाईलैंड में ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, मैरिन नेशनल पार्क, वहां पे देखा गया कि जो कोरल्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। पता किया गया तो पता चला सनस्क्रीन में, जो सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन में जो रसायन यूज होते हैं उससे नुकसान पहुंचा है। तो इसमें जुर्माना भी लगाया गया है ना। हर बार ये होता भी रहता है। कोरल रीफ, पानी के नीचे का पारिस्थितिक तंत्र जब आप देखेंगे अंडर वाटर इकोसिस्टम, तो उसमें ये मिलेगा, है ना। और कोरल पॉलिप्स की कॉलोनियां आपको वहां पे मिल जाएंगी। चट्टाने पथरीली मूंगों से यहाँ पे बनी आपको मिलेंगी, है ना। निडारिया में एंथोजोआ वर्ग से ये संबंधित है। संघ एक निडारिया होता है,
उसमें। तो इसमें समुद्री एनिमोन और जेलीफिश, एनिमोन बड़े प्यारे होते हैं ना, तो ये सब आपको मिलेंगे देखने में। तो ये, और फिर अगर इनमें कुछ तो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, कई इसकी कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर की बात इसमें होती है, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। अब ये सब केमिकल मिलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, ये एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। वैसे तो चेतन भगत की पुस्तक हर जगह पूछी जाती है, ये सब अच्छी अच्छी पुस्तकें रह ही जाती हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ वो खराब है, लेकिन ये भी अच्छी पुस्तक है। तो ये मनन भट्ट ने लिखा है, मनन भट्ट ने ये पुस्तक लिखी है, और ये नेवी के, नौसेना के हैं मनन भट्ट। इनकी और भी पुस्तकें हैं, उनके बारे में भी हम लगे हाथ कुछ बात कर लेते हैं। तो ये पुस्तक, जैसे इसके पहले उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, तो इसमें दिया है कि नहीं, यहाँ पे ये जो पुस्तक है, ये इस पुस्तक के अंतर्गत तो उन्होंने बालाकोट में आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर 24 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों के मारे जाने के बाद जो हमला किया गया था, उसके बारे में ये कहानी है। ठीक है, तो इसमें उनकी पुस्तक नहीं दी हुई है, यहाँ पे और इनकी पुस्तक नहीं दी हुई है। अगर ये मुझे मिलेंगी, मैंने कहीं पढ़ा था न्यूज में, तो जो मिलेंगी तो मैं इसको आपको ग्रुप में दे दूंगा, या जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इंपॉर्टेंट अगर लगेंगी तो मैं दे दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अंतिम प्रश्न है, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कितने मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है? तो भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है, लक्ष्य रखा गया है कि 22,480 मेगावाट पहुंच जाएगी 2031 तक। अच्छी नहीं, 80, 22,480 मेगावाट, 22480 मेगावाट पहुंचने का ये लक्ष्य रखा गया है 2031 तक। वर्तमान में 6,780 मेगावाट की कुल क्षमता है, 22 रिएक्टर प्रचालन में है। एक रिएक्टर KPP3 को 10 जनवरी 2021 को ग्रिड से अभी जोड़ा गया है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। खैर लक्ष्य बड़ा है, लेकिन हो भी जाएगा। इसकी क्या समस्याएं होती हैं, क्या इसकी चुनौतियां होती हैं, आपको पता है। कई बार घटनाएं हुई हैं, जापान में घटना हुई, और भी पहले घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये आपको कैसा लगता है जरूर बताएं। और मैंने आपको बताया कि अगर आपका डेली PDF लेने का मन है, टेस्ट डेली देने का मन है, वीकली, कल आप लोगों का टेस्ट है, जो 109 के सब्सक्रिप्शन वाले लोग हैं उन्हीं का टेस्ट होता है, जिसमें कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूँ। तो टेस्ट वही 9:30 बजे होगा, जो इसकी टाइमिंग है। और टेस्ट में जितना अभी तक पढ़ाया गया है सब पूछा जाएगा। आप लोग तैयार रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।